अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक कर सकता है, यानी कि अगर कक्षा में बोर्डम है, बच्चे यहाँ पर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो बच्चों को कैसे टीचर जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकता है, उनकी रुचि जागृत कर सकता है। ऑप्शंस हैं, इसके कारणों को समझने की कोशिश करना, यानी कि बच्चों को कक्षा में बोरियत क्यों आ रही है, बच्चे क्यों उदासीन हैं, उसको जानने की कोशिश करना, छात्रों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, ए व बी यानी कि ये दोनों ऑप्शंस, या फिर प्रधानाचार्य को सूचित करना। ठीक है, अगर यहाँ पर कक्षा में बच्चे जो है बोर हो रहे हैं, बच्चों में उदासीनता है, तो डेफिनेटली जो प्रिंसिपल है उसको इन्फॉर्म करके तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो टीचर को यहाँ पर क्या करना है, पहले तो बच्चों की उदासीनता का कारण जानना है कि कक्षा में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या विषय उनकी रुचि का नहीं है, या फिर बच्चे जो है यहाँ पर फिजिकली अभी जो है थके हुए हैं, हो सकता है वो स्पोर्ट्स खेल कर आ रहे हों। ठीक है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो सबसे पहले टीचर का काम होगा कि रीज़न जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो कारण जानना, या फिर अगर बच्चे कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, सब्जेक्ट बोरिंग है, तो बच्चों को कैसे यहाँ पर सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। ठीक है, तो मोटिवेट करना यानी कि अभिप्रेरित करना। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं, बच्चों को जो है यहाँ पर कंटेंट इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने के लिए यहाँ पर अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है, या फिर बच्चों को कोई एक मोटिवेशनल कोई स्टोरी बता सकता है, या फिर एक फन टाइम भी यहाँ पर टीचर जो है क्रिएट कर सकता है। वो टीचर के ऊपर है कि कैसे क्रिएटिव तरीके से वो यहाँ पर कक्षा के बोर्डम को दूर करेगा। नेक्स्ट है माइक्रो शिक्षण या फिर सूक्ष्म शिक्षण छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेनी टीचर्स हैं यहाँ पर छात्र छात्राओं का मतलब यहाँ पर हम स्कूली स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके शिक्षक छात्र या शिक्षक छात्राएं होती हैं या छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं होती हैं, कौन से पीरियड में उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी है। यानी कि इसमें कौन कौन सी स्टेज हो सकती हैं, जैसे आपकी टीचिंग जब इन सर्विस होते हैं या फिर प्री सर्विस होते हैं, यानी कि शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में, या फिर शिक्षण कार्य के दौरान। कब ज़्यादा प्रभावशाली होगा माइक्रो शिक्षण, शिक्षण अभ्यास के दौरान। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग, शिक्षण अभ्यास के बाद। ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिस के बाद, शिक्षण अभ्यास से पहले, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब टीचिंग प्रैक्टिस चल रही होती है, यानी कि जब टीचर की ट्रेनिंग चल रही होगी, तो उससे पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद बताना चाहिए, या फिर उसके दौरान ही बताया जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी अवधि में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ये शिक्षण अभ्यास के दौरान। ठीक है, शिक्षण अभ्यास के दौरान। क्योंकि जब हम कोई चीज़ करके सीखते हैं तो लर्निंग जो है ज़्यादा होती है, अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट बता देंगे, माइक्रो टीचिंग का अभ्यास नहीं चल रहा है, तो भी फ़ायदा नहीं होगा। और अगर टीचर को यहाँ पर जो है शिक्षण अभ्यास कराया जा चुका है, उसके बाद उनको माइक्रो टीचिंग का ज्ञान दिया जा रहा है, तो वो भी फ़ायदेमंद नहीं है। जब शिक्षण अभ्यास चल रहा हो उस वक्त यहाँ पर माइक्रो शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का यहाँ पर जो है ज्ञान यहाँ पर टीचर्स को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो दिया किसने था, ये ड्वाइट एलन ने इसको दिया था। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर कई सारे जो शिक्षण कौशल है उसकी बात की गई थी, लगभग यहाँ पर 14 शिक्षण कौशल बताए गए थे। जैसे आपका पठन कौशल है, यानी कि पढ़ने के लिए किस तरीके से स्किल्ड होना चाहिए, प्रश्न कौशल है, यानी कि बच्चों से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, पाठ समापन कौशल, जो कोई लेसन है उसकी एंडिंग कैसे होनी चाहिए। तो इस प्रकार के लगभग 14 शिक्षण कौशल की यहाँ पर बात की गई थी। और किसने यहाँ पर इसका कंसेप्ट दिया था, ड्वाइट एलन ने, या फिर सिंपली एलन ने जो है यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया था। इसके बाद मूल्य आधारित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है। ठीक है, डॉक्टर बनाती है, अच्छा नागरिक बनाती है, अभियंता यानी कि इंजीनियर बनाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि मूल्य आधारित शिक्षा है यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, तो सबसे पहले ये बच्चों को क्या बनाएगी, एक आदर्श नागरिक, या फिर यहाँ पर ऑप्शन जो है उसके अनुसार अच्छा नागरिक। ठीक है, अगर बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वो तो यहाँ पर स्किल्स जब सीखेंगे तब यहाँ पर जो है डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनाने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा बेसिकली बच्चों को विद्यालयों में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है यहाँ पर किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 1986, 1984, 2001,
या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें दिए हैं 1986, 1984 और 2001, जबकि ये दिया गया, ये आया था आपका 1993, 94 में। यहाँ पर इसका अगर हम DPEP प्रोग्राम की बात करें तो जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो है सारी सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को या फिर विद्यालयों को प्रदान करने के लिए लाया गया था। लेकिन अगर जिला स्तर पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है काफ़ी पहले हो गई थी, 1993, 94 में, ठीक है। तो कब लागू किया गया था? 93, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। सजीव कक्षा स्थिति मतलब जब लाइव क्लास चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबल क्या चीज़ है? कभी कभार हंसी का दौर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच खुली बहस, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो सही अप्रोप्रिएट आंसर है क्या होगा? ठीक है, कभी कभार हंसी का दौर, यानी कि जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंटली यहाँ पर हंसी के दौर के लिए या फिर जो है हंसी मजाक के लिए यहाँ पर कक्षा नहीं चल रही। पूर्ण रूप से शांति, बिल्कुल क्लास में शांति भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट के बीच में जो है डिस्कशन के लिए कुछ हो ही ना। तीसरा, शिक्षक छात्र वार्ता, यानी कि जो है स्टूडेंट टीचर डायलॉग या फिर जो इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट के बीच में होता है वो यहाँ पर होना चाहिए या फिर होता है। शिक्षक छात्र वार्ता, ठीक है। अगला ऑप्शन था इसका विद्यार्थियों के बीच खुली बहस। खुली बहस भी होगी, लेकिन ये कभी कभार होंगे जब क्या होगा, यहाँ पर क्लास में उस तरीके का टॉपिक डिस्कस हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर वाद विवाद का कोई टॉपिक है तो उस पर यहाँ पर जो है बच्चों के बीच में वार्ता हो सकती है, लेकिन उसमें भी जो होगा टीचर का कंट्रोल होगा, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो है यहाँ पर टीचर द्वारा लिया जाएगा। तो शिक्षक छात्र वार्ता जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावित एक क्रिया है। आपके अनुसार शिक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओपिनियन यहाँ पर टीचिंग के प्रति पूछा गया है कि सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर शिक्षण को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक कला, एक कौशल, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमें पता है कि शिक्षण को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम शिक्षण को जो है यहाँ पर एक कला भी कहते हैं, हम शिक्षण को विज्ञान भी कहते हैं, हम शिक्षण को एक कौशल भी कहते हैं, ठीक है। टीचिंग एक स्किल है जो कि कुछ व्यक्तियों में जन्मजात पाई जाती है या फिर कुछ लोगों में यहाँ पर ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप की जाती है। इसके अलावा शिक्षण जो है कला और विज्ञान दोनों है। ये एक आर्ट है कि टीचर जो है किस प्रकार से अपनी कलात्मक रूप से शिक्षा को यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करता है। विज्ञान है क्योंकि शिक्षण जो है कॉन्टिन्यूस एक तर्कपूर्ण तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से होने वाली एक प्रक्रिया है। विज्ञान क्या होता है? जहाँ पर जो तथ्य होते हैं वो कैसे यहाँ पर बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं? तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध तरीके से। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर अगर स्पीचेस की बात की जाए, जो पॉलिटिशियंस हो गए या फिर जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है यहाँ पर बातें रखते हैं, व्यक्तियों को यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी बातें सदैव क्या हो, तर्कपूर्ण हो और एक जो है कॉन्टिन्यूटी में क्रमबद्ध तरीके से दी जाए। लेकिन शिक्षण की अगर हम बात करें, शिक्षण में जब यहाँ पर शिक्षक व्याख्यान देता है तो उसमें पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर तर्क होते हैं और वो एक प्रोसेस में देता है, ठीक है। आगे पीछे नहीं होगा कि पहले पढ़ा दिया, उसके बाद जो है आपके जो उसके पूर्व ज्ञान पे आधारित प्रश्न है वो पूछे गए, ठीक है। मूल्यांकन को जो है बीच में डाल दिया, उसका भी एक तरीका होगा, एक प्रोसेस होगी, ठीक है। क्रमबद्ध होगा, वो तर्कपूर्ण होगा, इसलिए विज्ञान है। कला इसलिए है क्योंकि ये शिक्षक की एक कला ही है कि वो किस प्रकार से जो है नॉलेज को बच्चों तक आसानी से यहाँ पर पहुँचा सकता है, ठीक है। कौशल है यानी कि टीचर का एक स्किल है, क्योंकि जैसे हर एक प्रोफेशन की अगर हम बात करें, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई आर्किटेक्ट हो या कोई भी हो, उनका कुछ ना कुछ उनमें एक स्किल होती है, उस कार्य को करने की स्किल होती है, तभी वो उस प्रोफेशन में होते हैं। इसी प्रकार से शिक्षण भी एक प्रकार का कौशल है। इसलिए जो ऑप्शंस थे आपके, शिक्षण क्या है? कला है, कौशल है या दोनों है? तो क्या है? कला व कौशल दोनों है। कला और विज्ञान पूछा जाता तो कला और विज्ञान भी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन, कुछ एरियाज आपको दिए गए हैं, तो उसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। लिंग भेद, शारीरिक रचना, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, किसी का फिजिक कैसा है, लंबा, छोटा, मोटा या पतला। मानसिक योग्यताएं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी बच्चे की कैसी है, यानी कि उसका IQ लेवल के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं।
और इसके अलावा उक्त सभी, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि बच्चों में किस किस आधार पर जो है यहाँ पर उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, लिंग के आधार पर भी किया जा सकता है, शारीरिक रचना के आधार पर भी किया जा सकता है, वो बच्चों की मानसिक योग्यता के आधार पर भी किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके करेक्ट होंगे, लिंग के आधार पर, ठीक है, शारीरिक रचना के आधार पर, उसके अलावा मानसिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है, ठीक है। जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो उसको नहीं मान रहा, समाज के नियमों के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, वो बच्चा क्या कहलाएगा? बाल अपराधी, जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर जड़ बुद्धि बालक या फिर मंद बुद्धि बालक की बात करें तो बच्चे के IQ स्तर, ठीक है, जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है उसके आधार पर बच्चे को जज किया जाता है कि बच्चे का बुद्धि स्तर कैसा है, ठीक है। वो जड़ बुद्धि है या फिर मंद बुद्धि है, इडियट चाइल्ड है या फिर डल चाइल्ड है, और उसके अलावा अगर ऊपर है तो इंटेलिजेंट चाइल्ड होगा, ठीक है। लेकिन सामाजिक नियमों और कानूनों की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, उसके मेंटल लेवल को नहीं बात किया गया है, तो ये दो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाते हैं। तो बाल अपराधी कहलाएगा, क्योंकि बालक की बात की गई है तो बालक अपराधी है और बालक है, इसलिए बाल अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। अगर हम कक्षा 3 के छात्र की बात करें, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, लगभग 8 साल का, ठीक है। तो आपका चाइल्डहुड पीरियड में, ठीक है, तो चाइल्डहुड पीरियड में यहाँ पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? व्याख्यान विधि, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए व्याख्यान विधि बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती। दूसरा, सृजनात्मक क्रियाकलाप, ठीक है, जो क्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिव जो जितनी भी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती हैं वो बच्चों को कराई जा सकती हैं, उसके द्वारा बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। समूह वार्तालाप यानी कि ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, या फिर लैबोरेटरी मेथड या फिर प्रयोगशाला विधि द्वारा, ठीक है। अगर हम कक्षा 3 के बच्चे की बात करें, आप एज्यूम कर सकते हैं कितने छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ना ये सारी विधियाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, चाहे हम लेक्चर मेथड कहें, ग्रुप डिस्कशन कहें या फिर लैबोरेटरी मेथड। क्रिएटिव जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उससे ज़्यादा बच्चे सीखेंगे, यानी कि जो आपका सृजनात्मक क्रियाकलाप है, सृजनात्मक क्रियाकलाप, इसके द्वारा बच्चे बेहतर सीखेंगे। विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए कि वे, ठीक है, बच्चों के जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम पेरेंट्स को कैसे उनका रोल प्ले कर सकते हैं, पेरेंट्स कैसे जो हैं बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं। तो अभिभावकों को किस चीज़ के लिए उत्साहित किया जाए? बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, यानी कि बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं अभिभावक उसका नियमित रूप से निरीक्षण करें। अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, ठीक है, अगर ट्यूशन के लिए जो उत्साहित किया जाएगा इसका मतलब टीचर जो है अपना जॉब अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक जो हैं वो वहाँ पर सफलतापूर्वक अपने शिक्षण को नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला गलत हो जाता है। इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए, ठीक है, तो चिंतित यानी कि हाईली टेंस नहीं होना है, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा जो है वो बच्चे की जो एजुकेशन है उनका जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर हमेशा चिंतित होते हैं, तो कुछ हद तक जो है बच्चे के ऊपर ध्यान देना, हल्का चिंतन होना वो ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन तो आपका, लेकिन चिंतित ना होने की बात की गई है ऑप्शन में, ठीक है, तो इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अधिक ट्यूशन और इसके बारे में चिंतित ना होना, ठीक है, ये दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, यानी कि बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है, क्या उसको होमवर्क दिया गया है, क्या उसने कक्षा के दौरान यहाँ पर सीखा, वो सारी चीज़ें जो पेरेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर नियमित रूप से निरीक्षित करनी चाहिए, उनका ऑब्जर्व करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा जो है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यानी कि आपका क्या है, बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपके कक्षा में एक छात्र के प्रायः विलंब से आने पर आप क्या करेंगे, ठीक है। एक बच्चा है जो रेगुलर आपकी क्लास में लेट आ रहा है, तो आपको उसमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
उसके अभिभावकों से बात करेंगे, ठीक है, उनके पेरेंट्स से बात की जाए, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे या फिर कारण को जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी क्लास में यूजुअली अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, घर पे कॉल करते हैं और अभिभावकों से जानने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य रूप से अगर हम आज की डेट में टीचर की बात करें तो वो ये करेगा, लेकिन जो एक आदर्श शिक्षक होगा वो क्या करेगा, वो उसके कारणों को जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो है अभिभावकों से बात करके कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है ये नहीं करेगा, लेकिन बच्चे से मिलकर, बच्चा जब भी यहाँ पर क्लास में लेट आता है बच्चे से जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके जो फ्रेंड सर्कल में है अगर उसके आसपास रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करेगा, पेरेंट्स से बात करेगा। तो संपूर्ण रूप से बच्चे के जो अगर वो लेट आ रहा है तो उसके क्या कारण है उसको जान करके उसको कैसे वो सॉल्यूशन उसका निकाल सकता है उस अनुसार यहाँ पर टीचर निर्णय लेगा, ठीक है। तो कारणों को जानने की कोशिश करेगा, कारण जानकर निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है, ठीक है। तो एक लड़की है यानी कि स्कूल जाने वाली है, तो किसी भी स्टेज की हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आदत क्या है, वो कि वो घर आती है और अपने यूनिफॉर्म का जो कोट है उसको ऐसे ही फर्श पर फेंक देती है। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का या इन सभी का, ठीक है। तो हम अगर इसमें कंडीशन देखें, इसमें क्या है, लड़की पहले उसकी आदत है कि वो अपना कोट जो है फर्श पे फेंक देती है, तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि ऐसे कोट पर जो है अपने यूनिफॉर्म को नहीं फेंकना है, क्या करना है, खूंटी पर टांग के आना है, ठीक है। कमरे के बाहर जाओ और खूंटी पर टांगो। तो अगली बार लड़की क्या करेगी, घर में एंटर करेगी, उसके बाद कोट को हाथ में लेगी, अलमारी की तरफ जाएगी और कोट को खूंटी पर टांग देगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक प्रोसेस, एक चेन प्रोसेस में यहाँ पर जो है लड़की ने काम किया, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, श्रृंखलागत अधिगम का, यानी कि चेन लर्निंग का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है उस कार्य को सीख रही है। जैसे एक खूंटी पर टांगना था, उसको सिर्फ एक जो कोट है उसको खूंटी पर टांगना था, लेकिन उसने जो है उस कार्य को स्टेप बाय स्टेप एक चेन में यहाँ पर फॉलो किया, तो श्रृंखलागत अधिगम हो गया। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्टिमुलस यहाँ पर लड़की को कार्य के लिए नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और प्रत्यय अधिगम भी नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर लड़की ने नहीं सीखा, बल्कि चेन लर्निंग द्वारा उसने कोट को खूंटी पर टांगने का एक स्टेप सीखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले का जो आंसर था श्रृंखलागत अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है, यानी कि जो बच्चा है वो दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके यहाँ पर सीख रहा है, ना कि पर्सनल एक्सपीरियंस से, यानी कि कार्य को करके नहीं सीख रहा बल्कि कार्य को दूसरों से ऑब्जर्व करके यहाँ पर सीख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य अधिगम, सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जनरल लर्निंग जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती है, हम किसी न किसी से रिलेट करके ही लर्निंग को डिफाइन करेंगे। सामाजिक अधिगम या फिर प्रायोगिक अधिगम। प्रायोगिक अधिगम तब होता जब बच्चा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखता, प्रैक्टिकली सीखता, लेकिन उसने दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखा, जिससे समाज में जाकर किस प्रकार से व्यवहार करना है वो उसने सीखा, तो वो क्या हो गया, सामाजिक अधिगम। इसमें जैसे हम कह सकते हैं समाज के जो भी नियम होते हैं, दूसरों को अभिवादन करना, समाज के किसी भी क्रियाकलाप में सम्मिलित होना, उसमें अपना जो है जो भी अपना रोल है वो प्ले करना। तो सामाजिक कार्यों को, सामाजिक नियमों को जब बच्चा सीख रहा है दूसरों को देख करके, दूसरों को फॉलो करके, तो वो आपका क्या हो गया, सामाजिक अधिगम। अगर प्रैक्टिकली किसी कार्य को सीखेगा तो वो प्रायोगिक अधिगम। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है या फिर प्रावधान किया गया है, ठीक है। जो निःशक्त बालक होते हैं या जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, उनके लिए, उनकी शिक्षा के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन का, समाकलन,
मुख्य धारा में डालकर, यानी कि मेन स्ट्रीमिंग, यानी कि मुख्य धारा यानी कि सभी को जो यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है उनके बीच में, या समावेशित शिक्षा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है समावेशित शिक्षा। समावेशित शिक्षा में क्या होगा, यहाँ पर जो निःशक्त बालक हैं यानी कि जो किसी भी प्रकार से डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ ही यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। जो बहुत नेसेसरी जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको बच्चों को प्रोवाइड करके यहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर उसी माहौल को यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करके शिक्षा दी जाती है, जिससे क्या होगा, जो निःशक्त बालक है वो निःशक्तता का यहाँ पर जो है अनुभव ना कर पाए, वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने आप को भी उस माहौल में जो है ढाल पाए। इसलिए जो है यहाँ पर समावेशित शिक्षा को जो है शुरू किया गया। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से आप किसे बेहतर मानते हैं। ठीक है, तो जो एक प्राइमरी स्टूडेंट होगा, प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होगा, उसके लिए आप इनमें से किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण, यानी कि जो वीडियो सिमुलेशन है, यानी कि बच्चों को जो है वीडियो के माध्यम से जो है यहाँ पर बच्चों को सिखाया गया। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, तो बच्चे जब यहाँ पर स्वयं के अनुभव द्वारा किसी कार्य को सीखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, या वो उसे आप बेहतर मानते हैं। प्रयोगात्मक, यानी कि एक्सपेरिमेंट से सीखी गई चीज़ों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालयों की, ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की जो आपके मोस्टली चाइल्डहुड एज के होंगे। ठीक है, तो चाइल्डहुड वाले जो बच्चे होंगे या बाल्यावस्था जिसको हम कह सकते हैं, तो उनके लिए सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो बच्चे करके सीखेंगे, यानी कि जो आपका ऑप्शन है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको अलग अलग स्टेज में आपका यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आपका इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड में भी आपके क्या होते हैं, आपका प्री चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद जो है आपकी टीनेज आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज जो है वो कौन सी एज है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं बच्चे कौन सी एज में जो है खिलौनों के साथ यहाँ पर जो है खेल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, वो होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, आपने देखा होगा 5, 6, 7 साल के बच्चे जो होंगे मोस्टली क्या करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ट्रक्स जो होंगे, जो भी मिनिएचर्स होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के, या फिर बॉल्स है, बैट है, तो अर्ली जो चाइल्डहुड एज है उसमें बच्चे जो हैं टॉयज से खेलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, टॉय एज कहा गया है। ठीक है, या खिलौनों की आयु, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि आपकी पूर्व बाल्यावस्था। लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। ठीक है, तो निम्न में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, ऑप्शंस हैं व्याख्यान, प्रदर्शन, विचार विमर्श, या फिर वर्णन। ठीक है, तो अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें तो अलग अलग विषय के अनुरूप जो है यहाँ पर अलग अलग विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन अगर सामान्य रूप से देखें इन चारों को हम कंपेयर करें, लेक्चर मेथड जो है, डिस्कशन मेथड है, नरेशन मेथड है, और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सी होगी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि। यानी कि बच्चों को केवल यहाँ पर व्याख्यान नहीं दिया जा रहा, विचार विमर्श नहीं हो रहा, वर्णन नहीं हो रहा, यानी कि सिर्फ अमूर्त रूप में चीज़ें नहीं बताई जा रही, बल्कि लाइव बच्चों को किसी भी जो भी उनको विषय पढ़ाया जा रहा है उसका मिनिएचर, या फिर उसको समझाने के लिए, उस सिद्धांत को समझाने के लिए जो भी TLM का यूज़ कर रहे हैं उसका प्रदर्शन करके यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो जो गिवन जो 4 मेथड्स हैं उनमें सबसे बेस्ट मेथड जो होगी वो कौन सी होगी, प्रदर्शन विधि। तो हमने जो 2015 का जो यहाँ पर LT उत्तराखंड का पेपर था उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चंस थे, आपके 32 क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे। ठीक है, 100 में से 32 क्वेश्चंस थे, उनको हमने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।